हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। मैं हूं अशफाक। तो आज मैं आपको बायोलॉजी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। तो आपका जो पहला लेसन है जैव प्रक्रम, उसी का एक पार्ट है श्वसन। जैसे कि उसमें पार्ट्स है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। तो मैं श्वसन के लिए, श्वसन में जो जो इम्पोर्टेंट सवाल है ये मैं बनाया हूं, और ये पार्ट 1 है। ठीक है, इसमें 9 सवाल है। ठीक है, इसमें टोटल 9 क्वेश्चन है सब्जेक्टिव का। इसके बाद पार्ट 2 में लाऊंगा, उसमें आपको जो प्रकाश संश्लेषण के लिए सिद्ध करना होता है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है कि नहीं होता है, या तो ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो CO2 कैसे छोड़ते हैं, CO2 कैसे ग्रहण करता है, ऑक्सीजन कैसे छोड़ता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। और फिर मनुष्य का जो श्वसन तंत्र है उसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे जितना सारे सवाल है सभी के सभी NCERT सवाल है। ठीक है, और ये ऐसा सवाल है सभी के सभी क्वेश्चन बैंक है, यानी कि एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इधर उधर का कोई सवाल नहीं, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। तो ये बहुत लाजमी है, और इसको देखिए अच्छी तरीके से समझते हूँ। ज्यादा नहीं टाइम मैं लूंगा, आप लोग तो पढ़ने के लिए जानते ही हैं अच्छे तरीके से। मैं आपको एक बार सिर्फ पढ़ के यूं ही बताता हूँ। इसका मैं PDF भेजूंगा, बताऊंगा कहाँ भेजना है मुझे, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और यहाँ पे पढ़ने के साथ साथ मैं आपको अंडरस्टैंड भी करवा दूंगा। सबसे पहला यहाँ से सवाल है जी कि श्वसन क्या है। श्वसन क्या है? तो जीवित, उत्तर है जीवित कोशिकाओं में उपस्थित जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों में ऑक्सीकरण से सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटने तथा रासायनिक ऊर्जा के मुक्त होने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। यानी कि जो जीवित कोशिका होता है, ठीक है, उनमें जो उपस्थित जटिल कार्बनिक यौगिक जो भोजन करते हैं, भोजन पदार्थ जाता है, वो उसमें जो है भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण के माध्यम से कार्बनिक यौगिक में क्या होता है? टूट जाता है और रासायनिक ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। उस क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। तो वेरी इजी सा सिंपल डेफिनेशन था यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट आपका सवाल देखें आप क्या है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभ स्थिति में होते हैं? यानी कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए श्वसन के लिए जलीय जीव भी श्वसन करते हैं और स्थलीय जीव भी श्वसन करते हैं, और दोनों जीव ऑक्सीजन ही लेते हैं। लेकिन स्थलीय जीव होता है वो वायुमंडल से ग्रहण करते हैं, और जो जलीय जीव होते हैं वो जल वाला ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो बोलता है कि जलीय जीव की अपेक्षा जो है स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। ठीक है, स्थलीय जीव जो है किस प्रकार फायदेमंद है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है, आंसर यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि जलीय जीव श्वसन में जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। सिंपल सी बात है, आप जानते हैं कि जो जल में रहने वाला जीव है, जैसे मछली हो गया, मगरमच्छ वगैरह जो भी है, वो जो क्या करते हैं? जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की तुलना में जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम होता है। यानी कि जो वायु में जो ऑक्सीजन है वो जल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम है। ठीक है, स्थलीय जीव को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जाहिर सी बात, स्थलीय जीव मतलब ज्यादा ऊर्जा को उसको जरूरत पड़ेगी, तो ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए ऑक्सीजन की भी ज्यादा आवश्यकता है ना। तो स्थलीय जीवों को ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसमें श्वसन के लिए विशिष्ट श्वसन अंग होते हैं प्राप्त, यानी कि जो स्थलीय जीव होते हैं उसमें श्वसन के लिए एक स्पेशल अंग, जैसे कि मानव में नाक रहता है, तो नाक होता है, लेकिन प्रमुख जो अंग है श्वसन का वो फेफड़ा होता है, लेकिन नाक के माध्यम से हम सांस लेते हैं, हवा लेते हैं। तो बोला इसमें जो है श्वसन के लिए विशिष्ट श्वसन अंग पाए जाते हैं जो वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार जलीय जीव की तुलना में स्थलीय जीव श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में लाभप्रद की स्थिति में होते हैं। आगे समझ में कितना इजी सा सवाल है, मतलब इतना सा लंबा सा दिख रहा है। ये कुछ नहीं, जो आप सोच रहे हैं, जो आप जान रहे हैं, उसी को लिखना है। और कोई जरूरी नहीं कि जैसे मैं लिखा हूं वैसे ही आप लिखो। ठीक है, इसके माध्यम से आप समझ जाओ, बात को समझा पाओ। यानी कि जब एग्जाम में जब आप सवाल का जवाब जब देंगे तो ऐसा देना है कि जो एग्जामिनर जो कॉपी जांचेंगे उनको समझ में आ जाए कि आप क्या लिखें, ये क्वेश्चन के हिसाब से आप क्या समझाना चाहते हैं। यानी कि जलीय जीव में जो जल में रहने वाला जो जीव है श्वसन कैसे करते हैं? जल में घुली हुई ऑक्सीजन का श्वसन करते हैं, और वायु में जो ऑक्सीजन की उपस्थिति रहता है वो जलीय की मात्रा में काफी अधिक रहता है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की तुलना में जल में घुली ऑक्सीजन की तुलना मात्रा काफी कम होती है। यानी कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, जल में ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम होती है। स्थलीय जीव को ज्यादा ऊर्जा चाहिए, इसीलिए ये जो है इसको जो है मतलब ऑक्सीजन की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। इसमें श्वसन के लिए विशिष्ट श्वसन अंग पाए जाते हैं जो वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार जलीय जीव की तुलना में स्थलीय जीव श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में लाभप्रद स्थिति में, यानी कि काफी इंपॉर्टेंट है, काफी फायदा होता है। ओके, समझ में आ गया? ये सवाल रटने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है बस। नेक्स्ट आपका 3 नंबर सवाल क्या है कि यहाँ देखिए मछली, मच्छर, केंचुआ तथा
मुख्य श्वसन अंग का नाम लिखना है, श्वसन अंग का नाम लिखना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मछली में क्या पाया जाता है, गिल्स पाया जाता है, ठीक है। मगर मच्छर में ट्रैकिया पाया जाता है। अच्छा, मच्छर में ट्रैकिया पाया जाता है। और भी एग्जांपल है आपका तिलचट्टा हो गया, टिड्डा हो गया, इसमें भी ट्रैकिया पाया जाता है, ठीक है। केंचुआ जो है श्वसन त्वचा से सांस कर लेता है। और आपका मेंढक जो है, मेंढक वो भी त्वचा से सांस लेता है, ठीक है। मनुष्य तो जानते हैं फेफड़ा इसका जो मुख्य अंग है, यानी कि प्रमुख श्वसन अंग जो है वो क्या है, मनुष्य का फेफड़ा है। लेकिन हम लोग सांस किससे लेते हैं, नाक से लेते हैं। आया समझ में? तो इस तरह से इजी सवाल हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पे सवाल, अच्छा वाला सवाल यहाँ पे है ना, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे हो, यानी कि मनुष्य जो हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कैसे जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे बाहर निकलता है, उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल से बताना है। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या है कि मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन रक्त के में उपस्थित हीमोग्लोबिन नामक वर्णक की मदद से होता है। इतना तो आप जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन जो होता है रक्त में जो उपस्थित है हीमोग्लोबिन, जो रक्त में पाया जाता है, जो लाल रंग जिसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन नामक वर्णक की मदद से ही होता है। ये तो सब जानते हैं। यह वर्णक वायु में, अब ये वर्णक काम क्या करता है कि वर्णक जो है वायु से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, यानी कि जैसे ही हम सांस लिए तो वायु से ग्रहण किया हीमोग्लोबिन और इसको शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में विस्तृत कर देता है, फैला देता है। अलग अलग जो कोशिकाएं हैं उसमें क्या करता है, इसको यानी कि ऑक्सीजन को क्या करता है, फैला देता है। इसके बाद पुनः या उपचय क्रिया के बाद, यानी कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसका जो अंदर क्रिया होती है उसके बाद जो क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है और उसको ग्रहण कर लेता है। और ग्रहण करने के बाद रक्त परिवहन के द्वारा, यानी कि फेफड़ा जो हीमोग्लोबिन होता है वो गैस को किस माध्यम से लाता है, रक्त परिवहन, खून के माध्यम से ही, मतलब जो ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, खून के यानी कि रक्त के माध्यम से, रक्त परिवहन के माध्यम से ही आदान प्रदान होता है। तो बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि ऑक्सीजन जो गैस जाता है ना वो भी रक्त के माध्यम से जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है वो रक्त के माध्यम से क्या करता है, रक्त परिवहन के द्वारा फेफड़ा तक पहुंचता है। यानी कि आपका हीमोग्लोबिन का काम क्या है कि रक्त के माध्यम से, रक्त परिवहन के माध्यम से क्या करता है, फेफड़ा तक पहुंचाता है और फेफड़ा द्वारा इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का शरीर से बाहर निकल जाता है। सिंपल से यहाँ पे है। और इसमें एक और बात आप चाहे तो लिख सकते हैं कि हीमोग्लोबिन नामक जो वर्णक होता है वो शरीर वायुमंडल से, वायु से जैसे आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में जाकर के मिल जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में जाकर के मिल जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, ठीक है। याद रखना, ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और फिर जाता है पूरा शरीर में, शरीर की कोशिकाओं में चला जाता है। जब शरीर की कोशिकाओं में जाता है, उपचय क्रिया होता है, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो जो है फिर हीमोग्लोबिन से मिलता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। क्या बनता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। याद रखना, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन को मिलता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ जाता है, फेफड़ा में पहुंचता है और फेफड़ा में पहुंचने के बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाता है, हीमोग्लोबिन तो रक्त में रहता है और फिर वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको इस सवाल में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको याद भी हो गया होगा। मतलब कोई जरूर नहीं कि जैसे मैं बोला हूं वैसे ही आपको बोलना है, जैसे लिखा उसे अपना मन से बोलेंगे और जो लिखेंगे वही सटीक आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का, यानी कि कोई वस्तु सजीव है कि निर्जीव कैसे जानेंगे, तो इसका तो सजीवों में श्वसन प्रक्रम का पाया जाना ही इसके सजीव होने का मुख्य मापदंड है। यानी कि कोई सजीव अगर श्वसन कर रहा, यही आपका सजीव होने का मापदंड का सबसे बड़ा प्रमुख मानक है, ठीक है। तो सजीव में जो श्वसन प्रक्रम पाया जाना, मतलब अगर जिसमें श्वसन जो काम, जो भी सजीव है, जो भी जीव है, अगर श्वसन क्रिया उसमें हो रहा है तो समझ जाना क्या है कि वो सजीव है। लेकिन इसके अलावा और भी है जी, उत्तेजनशीलता, प्रचलन, वृद्धि आदि गुण भी इसका मापदंड का को दर्शाता है, ठीक है। यानी कि इसके अलावा उत्तेजनशीलता, उत्तेजनशीलता क्या होता है, जिसको आप उद्दीपन भी बोल सकते हैं। उद्दीपन, जैसे कि आपको कोई चुट्टी काटा तो तुरंत आपको महसूस हो जाता है कि हाँ किसी ने चुट्टी काटा, आप तुरंत मतलब उसमें एक एक्टिविटी पैदा हो जाता है ना। मतलब एक चुट्टी काटा तो कैसे लगता है, थोड़ा सा डरते ऐसे कुछ होते कि नहीं, बदन हिलने लगता है। तो उसी तरह से पेड़ पौधा भी होता है, पेड़ पौधा तो चुट्टी नहीं काटता, लेकिन ऐसा पेड़ पौधा क्या होता है, जैसे कि पेड़ यहाँ पे रोपा हुआ है और मान लो कि पेड़ को एक मतलब ऐसे जगह पेड़ रखा हुआ है, पौधा जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं मिल रही,
लेकिन एक साइड से सूरज की रोशनी को आप ऑन कर दो, एक साइड से सूरज की रोशनी दो, तो जो पौधा यहाँ पे रहेगा उसकी जो पत्तियां जो है ना, डाली जो पत्तियां बनेगी वो सूरज की तरफ मुड़ना शुरू हो जाएगी, सूरज की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। तो इससे पता चल रहा है वो जिधर उसको रोशनी मिल रहा है, जिधर प्रकाश मिला उधर की तो और बढ़ना शुरू हो गया। उसी तरह से देखो पेड़ का जो जड़ी होता है, जिधर पानी रहेगा ना उधर ही जड़ इसका जाएगा ज्यादा, है ना। अगर पेड़ नदी के पास है, मान यहाँ पे नदी है और यहाँ पे पेड़ है, ठीक है, तो नदी के पास उसके सारे जड़ें जो है ना पेड़ की इधर ही जाएगी, इधर नहीं जाएगी, बहुत कम इधर जाएगी, तो इधर घूम के फिर इधर ही आ जाएगी। यानी कि पता चल रहा कि पेड़ में भी उद्दीपन नाम का इस तरह से कोई चीज पाया जाता है जो पेड़ में भी होता है। प्रचलन जानते हैं जो चलना, अब पेड़ पौधा जो चलता नहीं लेकिन मनुष्य तो चलता ही है ना। और फिर आपका है वृद्धि, वृद्धि तो पेड़ पौधे भी होते हैं। तो यहाँ पे इन सभी से आप पहचान सकते कि सजीव है। लेकिन सबसे प्रमुख क्या है, श्वसन। श्वसन प्रक्रम होना ही सबसे बड़ा मतलब सजीव होने का मापदंड है। इसके अलावा उत्तेजनशीलता जिसको उद्दीपन बोलते हैं, प्रचलन, वृद्धि आदि भी गुण इनका मापदंड को दर्शाता है। आगे समझ में, तो क्वेश्चन अगर समझ के जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ इस तरह से समझ के खुद से आप याद कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से फिर किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तो खैर मुंह पे सब होना चाहिए, नॉलेज की बात है सब, है ना। अच्छा, ये बोलता है अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ी के शरीर में क्रैम्प यानी कि ऐंठन आता है, जो दर्द होने लगता है, उत्पन्न होने लगता है। क्यों होता है ऐसा? आप भी देखोगे, एक बार सुबह सुबह उठे या चले गए दौड़ने के लिए, और पहली बार चले गए दौड़ने के लिए, जो कभी दौड़ते नहीं थे, दौड़ने के लिए गए, और उस टाइम जो आपका दौड़ होगा काफी तेज होता है, खूब दौड़ते हैं, खूब बॉडी एक्सरसाइज कर लेते हैं, लेकिन पहली बार था आपका ना, तो क्या होगा, ऐसे में क्या होगा कि आपके बॉडी पेन करने लगेगा, दर्द करने लगेगा जहां तहां, यानी कि क्रेम्प उसी को बोलते हैं, ऐंठन आना शुरू हो जाता है, क्रेम्प हो जाता है, दर्द करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? बहुत अच्छा इसका आंसर है कि अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ी की पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। यानी कि जब ज्यादा व्यायाम करते हैं ना, तो जो खिलाड़ी होगा या जो प्लेयर होगा, जो धावक होगा, जो भी होगा, तो अत्यधिक अगर व्यायाम करेंगे तो पेशी कोशिका जो होता है, पेशी कोशिका, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अभाव का मतलब क्या होता है? कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अब जब ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, इसके कारण क्या होता है? ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, यानी कि ग्लूकोज बहुत कम मात्रा में विखंडन होता है, बहुत कम मात्रा में टूटता है। आप जानते हैं ना, जब आप ऑक्सीजन यहाँ से सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाके क्या बनता है? ग्लूकोज बन जाता है। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का विखंडन होता है। तो वही बोलता है कि जब ऑक्सीजन का अभाव होता है तो ग्लूकोज का विखंडन बहुत कम होता है। ग्लूकोज जैसे कि कार्बोहाइड्रेट लेते हैं आप, तो कार्बोहाइड्रेट तो खा लिए, लेकिन बॉडी में कार्बोहाइड्रेट क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। ग्लूकोज में टूटता है, किसके द्वारा टूटेगा? ऑक्सीजन के द्वारा। जब ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं बॉडी के कोशिकाओं को, तो ग्लूकोज में टूटता नहीं जल्दी से, क्योंकि ग्लूकोज से आपको एनर्जी मिलता है। जानते हैं ना, खिलाड़ी लोग को ग्लूकोज चाहिए, तो ग्लूकोज से एनर्जी मिलता है। तो ग्लूकोज का विखंडन बहुत कम हो जाता है। जब विखंडन ही नहीं होगा तो एनर्जी मिलेगा? नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है, विखंडन नहीं मिलेगा। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है? लैक्टिक अम्ल जनता, क्या होता है? लैक्टिक अम्ल वहां पे बनना शुरू हो जाता है बॉडी में, यानी कि जो पेशी कोशिकाएं होती हैं उसमें लैक्टिक अम्ल बनना शुरू हो जाता है। पेशियों में अधिक मात्रा में जब लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, संचय हो जाता है, जिसके कारण शरीर में क्रैम्प या ऐंठन आ जाता है। तो ये मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी नहीं, कुछ भी जान नहीं, आप अपना मन से भी यहाँ पे सेंटेंस लिख सकते हैं कि जब हम ज्यादा, जब खिलाड़ी ज्यादा अत्यधिक व्यायाम करेंगे तो उसके बॉडी, उसके पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अपना लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, कमी भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, जिसके कारण यह होता है कि ग्लूकोज का आंशिक विखंडन हो जाता है। या तो लिख सकते हैं जिसके कारण यह होता है कि ग्लूकोज का कम विखंडन होता है, बहुत कम विखंडन होता है, जिसके कारण जो होता है लैक्टिक अम्ल बनना शुरू होता है। और जब लैक्टिक अम्ल की मात्रा जब बढ़ जाती है तो क्या होता है? शरीर में क्रैम्प या ऐंठन आ लगता है। कितना है जैसा यहाँ पे आंसर आ गया? कुछ दिक्कत हो इसमें? मेरे ख्याल से आप लोग को याद भी हो गया होगा। चलो अब सवाल यहाँ पे, ये देखो 7 नंबर सवाल है। ओके, तो मैं इसमें टोटल 9 सवाल लिया हूं और बताया हूं ना, सेकंड वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा फिर जो बाकी है। 7 है कि स्थलीय जीव और जलीय जीव श्वसन क्रिया के लिए किस प्रकार ऑक्सीजन का प्राप्त करता है। आप जानते हैं जी कि स्थलीय जीव होता है वो वायुमंडल से प्राप्त करता है ऑक्सीजन, और जो जलीय जीव होता है वो कहां से प्राप्त करता है? जल में घुली हुई ऑक्सीजन, है ना, जल में घुली हुई ऑक्सीजन को क्या करता है? प्राप्त करता है। तो इसी को हमको लिखना है कि स्थलीय जीव श्वसन के लिए ऑक्सीजन से वायु की ग्रहण करता है। और क्या होता है? जो इन जीवों में फेफड़ा प्रमुख श्वसन अंग होता है, यानी कि जो स्थलीय जीव है, मतलब मेन रूप से जो स्थलीय जीव है सबसे ज्यादा प्रमुख देखा जाए तो उनका जो फेफड़ा ही सबसे प्रमुख अंग होता है। और जलीय जीव जो होता है, जो जल में रहने वाले होते हैं, तो जलीय जीव श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन, जल में घुलित ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, है ना। यानी कि जो जल में रहने वाला जो जीव है वो ऑक्सीजन कहां से प्राप्त करता है? जल में घुलित ऑक्सीजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और इन जीवों में गिल्स प्रमुख श्वसन अंग है, यानी कि जो गिल्स जिसको गलफड़ा बोलते हैं। तो जो जल में रहने वाला जो जीव है,
जीव है जल में रहने वाला, खास करके जैसे कि मगरमच्छ हो गया, ठीक है, सांप में भी आपको गिल्स मिलेगा, मछली में भी, तो मत्स्य जिसको बोलते हैं। तो मुख्य रूप से जो जल में रहने वाला जो जीव है, जल में रहने वाला जीव सबसे ज्यादा मत्स्य ही गिनती में आता है, क्योंकि मछली जल की रानी होता है ना, तो मछली ही सबसे ज्यादा गिनती आता है जल में रहने वाला प्राणी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रमुख अंक क्या हो गया, श्वसन हो गया। इसके बाद देखो बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा ये जितना सारा सवाल है ना सब एग्जाम में आया हुआ, मैं लिखा नहीं हूँ यहाँ पे 2012 2013, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे यार सर यहाँ पे लिख दिए होंगे अपना मन से आया कि नहीं आया। आप चाहो ना तो गाइड जब आ जाएगी मार्केट में, और अगर आपके पास गाइड आ जाएगा तो मिला लेना, मैं तो यहाँ पे वही सवाल लाऊंगा ना जो आपकी किताब में दिया हुआ है, लेकिन मैं इसको अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और मेरे ख्याल से अब तक जितना मैं समझाया हूँ आपको एकदम दिमाग में सेट हो गया होगा, खाली आपको एक बार इसको लिखना है कॉपी में और समझना है। सवाल क्या बोलता है कि ग्लूकोज का जो विखंडन होता है शरीर के अंदर, उसको चित्र बनाइए, चित्र बनाए। तो यहाँ पे देखिए चित्र बनाया हूँ, ये ग्लूकोज है, कोशिका द्रव में क्या होता है, विखंडन होता है, किसमें होता है, पायरुवेट और एटीपी ऊर्जा में, जानते हैं ना, पायरुवेट और एटीपी ऊर्जा में ग्लूकोज का क्या होता है, विखंडन होता है। अब देखो, अब जो एटीपी जो ऊर्जा हुआ इससे अब 3 भाग में जाता है। पहला तो होता है एटीपी जो ऊर्जा होता है वो कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया जानते हैं कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है, ठीक है, एनर्जी हाउस बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका में पाया जाता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, देखो मैं इसको ऐसे घुरा देता हूँ, ठीक है, अब दिख रहा। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ऑक्सीजन मौजूद रहता है तो क्या बनता है, ये जो एटीपी कैसे टूटता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में एटीपी जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है जो बाहर निकलता है, H2O बनता है, जल बनता है, और आपका ऊर्जा एनर्जी मिलता है। उसी तरह से यहां देखो कि जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहेगा किसमें, ईस्ट में, तो याद रखना एथेनॉल और CO2 किसमें बनेगा, ईस्ट में बनेगा। कब बनेगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब। और आपका यहाँ पे ये देखो, मैं इधर से घुमाता हूँ ताकि आपको सीधा दिख जाए, ऑक्सीजन के अभाव में, अभी हम तुरंत पढ़े कि ऑक्सीजन के अभाव में क्या होता है जी, पेशी कोशिकाओं में ऐसा होता है, और इसके कारण क्या होता है, लैक्टिक अम्ल बॉडी में जमा हो जाता है। अभी तुरंत पढ़े जिसके कारण क्या होता है, आपको दर्द महसूस होता है। आप यूं भी देखे होंगे कि आप ज्यादा जब काम करते हैं, कुदाल वगैरह चलाते हैं, खेती वगैरह करते हैं ना बहुत सारे लोग, तो कुदाल वगैरह चलाने के बाद क्या होता है, आपको बॉडी में पेन आने लगता है। क्यों आता है, तो जहां पे जो पेशी कोशिकाएं हैं, जो पेशी कोशिकाएं, वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, और उसके कारण क्या होता है, लैक्टिक अम्ल बनने लगता है, और जब अधिक मात्रा में जब बन जाता है तो आपको दर्द महसूस होने लगता है। आया समझ में। तो यहाँ पे ये आप 8 नंबर सवाल, और ये देखो 9वां सवाल है, इसको समझ लो, बहुत जरूरी है। श्वसन और दहन में कोई 2 अंतर, जितना सारा सवाल है सब के सब एग्जाम में आया हुआ, मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ कि 2012 का है, 2011 का है, 2005 का है, ठीक है, आप समझना इस तरह से इसकी बात को। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं लिख भी दूंगा, लेकिन लिखने से क्या बात है, मैं अब जब मैं आपको बता दे रहा हूं तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। श्वसन और दहन में कोई 2 अंतर। अब श्वसन और दहन में क्या होता है, श्वसन क्रिया जीवित कोशिकाओं में, कोशिकाओं यहाँ पे होगा, ठीक है, जीवित कोशिकाओं में साधारण वायुमंडलीय तापमान पर संपन्न होती है। आप जानते हैं श्वसन क्रिया जो है किसमें होता है, जीवित कोशिकाओं में साधारण वायुमंडलीय तापमान पर संपन्न होती है, जबकि दहन में जो है क्रिया जो है जीवित कोशिकाओं के बाहर, मतलब जीवित कोशिकाओं के अंदर नहीं होता है। श्वसन जो है जीवित कोशिकाओं में होता है, लेकिन जो दहन होता है वो जीवित कोशिकाओं के बाहर होता है, उच्च तापमान पर, है ना, अधिक तापमान पर। लेकिन श्वसन तो जो मानव होता है या कोई जीव है, श्वसन उसके बॉडी के अंदर होता है ना, बॉडी के अंदर होता है, और साधारण वायुमंडलीय तापमान रहता है, मतलब कितना तापमान रहेगा, साधारण रहेगा तो भी आराम से श्वसन कर सकते हैं। लेकिन दहन के लिए जो जीवित कोशिकाओं के बाहर होता है, यानी कि जो कोशिका होता है उसके बाहर होता है, और उच्च तापमान यानी कि अधिक तापमान होता है, पर वस्तु के जलाने से होता है। यानी कि जब कोई वस्तु हम जलाते हैं ना, जैसे कि लकड़ी जला दिए, माचिस जला दिए, तो जो आग लगी वो दहन उसको बोलते हैं। तो दहन क्या होता है, जो उच्च तापमान पर वस्तुओं के जलाने से संपन्न होती है, यानी कि वस्तु जब जलता है तो होता क्या, दहन होता है। और जो साधारण रूप से क्या होता है, वायुमंडलीय तापमान पर श्वसन जो क्रिया होती है। ये पहला अंतर है। आप इसको चाहो तो 2 तरह से लिख सकते हो। एक अंतर होता है ना कि इस तरह से एक लाइनिंग बना दिया, इधर लिखा श्वसन के बारे में, इधर दहन के बारे में, ऐसे लिखते हैं। तो ये जो जबकि दिख रहा है, जबकि के इधर पूरा जो है ये श्वसन की तरफ लिखना है, और जबकि के इधर जो है वो दहन की तरफ लिखना है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्टेप का क्या है कि श्वसन क्रिया एंजाइमों द्वारा होती है। जाहिर श्वसन जो क्रिया होती है किसके द्वारा होता है, एंजाइमों के द्वारा होते हैं, लेकिन दहन क्रिया एंजाइमों के द्वारा नहीं होती। आया समझ में। अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आप देखो इसका अगर पीडीएफ आपको लेना है, इसका तो पहले बोल दें कि नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा, इसके जस्ट बाद में। आपको अगर आपको अगर इसका पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ लेने के लिए आप क्या करो,
कि टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, ठीक है, और वहां पे सर्च करना ए ऑनलाइन सॉल्यूशन पीडीएफ। ये सिर्फ इसमें सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ मिलेगा और कोई डिस्कस नहीं होता, सिर्फ पीडीएफ मिलता है। ए ऑनलाइन सॉल्यूशन पीडीएफ, जितना मैं सारा पीडीएफ भेजा हूं अभी तक, सारा पीडीएफ इसमें स्टोर है, आप जा करके देख सकते हो। और आपका अगर डिस्कस करना है, आपको मुझसे बात करनी है, तो फिर वहां पे सर्च करना है ए ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021। ये आपका डिस्कस वाला है, यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो। जब मैं लाइव पढ़ाता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता है और मैं यहाँ शेयर भी करता हूँ, और आप मेरे से पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। आया समझ में? चलो तो फिलहाल ये मतलब आपका ये लेसन जो था बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था ना, और इसमें से सवाल आता भी है, तो पढ़ना तो बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है, सभी को क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। अब मैं आपको अगर सिर्फ एकदम गेस क्वेश्चन ला दूं बिहार बोर्ड से उठा करके, तो वो तो पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। मतलब पढ़ना का मतलब ये नहीं सिर्फ एग्जाम पास करना, पढ़ने का मतलब ये हो कि हमको नॉलेज प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। मतलब किसी भी एरिया में जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में पूरी तरीके से नॉलेज प्राप्त होना सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, ठीक है। तो चलो, मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो बस आपको कुछ नहीं करना है, अभी तक जो लाइक वाइक नहीं किया हो ना, तो लाइक कर दिया करो, ठीक है। अभी तक जो नहीं लाइक किए तो लाइक कर दो, और जो पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो। इसलिए करो सब्सक्राइब क्योंकि सुबह 7 बजे और 9 बजे सुबह में, 3 बजे दिन में, और शाम को 7 बजे, ये आपका 4 टाइम आपका क्लास चल रहा है। और आप यहाँ पे आकर के आप लाइव क्लास में जैसे भी हो आप ज्वाइन कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो, और अपना फायदा बना सकते हो, और तैयारी एकदम अच्छे तरीके से कर सकते हो। चलो तो फिर फिलहाल वीडियो को करता हूँ यहाँ पे लास्ट, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।